जुलाई 2026। दिल्ली का जंतर मंतर नारों से गूंज रहा था। सीजेपी का प्रोटेस्ट अपने चरम पर था और पूरे देश का मीडिया, सरकार और आम जनता की नजरें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के इस आक्रोश पर टिकी थी। हर टीवी चैनल पर लाठीचार्ज, भूख हड़ताल और राजनीतिक बवाल की तस्वीरें चल रही थी। लेकिन ठीक इसी शोर शराबे की आड़ में एक बहुत ही खौफनाक और घिनौनी साजिश रची जा रही थी। जिस वक्त देश का युवा सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, बिल्कुल उसी वक्त सीमा पार बैठे भारत के सबसे बड़े दुश्मन एक साथ हाथ मिला चुके थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, खूंखार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, कश्मीर में आतंक फैलाने वाला TRF और विदेशों में बैठकर देश तोड़ने का सपना देखने वाला खालिस्तानी आतंकी गुट सिख फॉर जस्टिस, ये सभी एक ही समय पर एक्टिवेट हो चुके थे। इनका मकसद था दिल्ली के इस राजनीतिक बवाल को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना और भारत के अंदर एक बहुत बड़ा खून खराबा करना। स्लीपर सेल्स को हमले के आदेश दिए जा चुके थे। पोल्ट्री फार्म की आड़ में करोड़ों रुपए की टेरर फंडिंग भारत में डंप की जा रही थी। गुजरात के सुदूर इलाकों में लाइफ टाइम बम असेंबल हो रहे थे और सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो के जरिए देश में सिविल वॉर भड़काने की पूरी टूलकिट तैयार थी। लेकिन दुश्मन ये भूल गया था कि देश की सुरक्षा एजेंसियां सो नहीं रही थी। यूपी ATS, राजस्थान CID, गुजरात ATS और NIA के जाबाजों ने अपनी जान पर खेलकर इन आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हमारी खुफिया एजेंसियों ने एक के बाद एक 6 ऐसे बड़े और खौफनाक टेरर मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया, जिन्हें अगर वक्त रहते नहीं रोका जाता तो शायद आज देश का इतिहास लाशों के अंबार से लिखा जाता। अक्टूबर 2025, मुंबई। 29 साल का शहरोज अहमद नाम का एक नौजवान एक मुर्गे की दुकान पर मीट काटने का काम करता था। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के जमादरा गांव का रहने वाला था। साल 2000 में वो अपने पिता इश्तियाक अली के साथ मुंबई आया था। उसके पिता एक पुलिस स्टेशन में होमगार्ड की नौकरी करते थे। शहरोज ने मुंबई में 7वीं और फिर 8वीं तक पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद उसका मन पढ़ाई से पूरी तरह उचट गया। वो वापस गाँव गया, फिर अकेले मुंबई लौट आया और एक चिकन शॉप पर काम करने लगा। समय बीतता गया और शहरोज बुरी संगत का शिकार हो गया। शराब और नशे की लत ने उसे बहुत बुरी तरह जकड़ लिया था। नशे की वजह से उसके अपने ही परिवार वालों के साथ अक्सर बहुत भयंकर झगड़े होने लगे। पैसे की कमी और नशे की तलब ने उसे एक बहुत ही चिड़चिड़ा इंसान बना दिया था। आखिरकार तंग आकर उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। पिछले 6 महीने से उसके घर वालों ने उससे बात तक नहीं की थी। शहरोज अंदर से बहुत हताश था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। पाकिस्तान की ISI बिल्कुल ऐसे ही कमजोर और हताश लड़कों की तलाश में गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठी रहती है। एक रात शहरोज अपनी छोटी सी खोली में बैठा अपने फोन पर फेसबुक चला रहा था। तभी उसकी नजर एक बहुत ही अजीब से फेसबुक पोस्ट पर पड़ी। वो पोस्ट जसवीर चौधरी नाम के एक अनजान अकाउंट से किया गया था। जसवीर चौधरी असल में ISI के शहजाद भट्टी गिरोह का एक बहुत ही शातिर और खतरनाक हैंडलर था, जो इंटरनेट पर भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता था। उसने उस फेसबुक पोस्ट में लिखा था, मुझे अपनी टीम के लिए कुछ बहादुर और निडर लड़कों की जरूरत है, जो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते हो। शहरोज ने बिना एक पल भी सोचे समझे उस फेसबुक पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में तुरंत जवाब दे दिया, मैं आपके हर काम के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे बस बहुत सारे पैसों की जरूरत है। आप मुझे जो भी काम देंगे मैं उसे बिना किसी सवाल के पूरा करूंगा। बातचीत फेसबुक मैसेंजर से शुरू हुई। जब जसवीर को लगा कि शाहरोज पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है, तो उसने बातचीत को व्हाट्सएप पर शिफ्ट कर लिया। लेकिन व्हाट्सएप पर भी पुलिस की नजर पड़ने का डर रहता है, इसलिए कुछ ही दिनों बाद ये पूरी बातचीत सिग्नल नाम के एक बहुत ही सुरक्षित और एनक्रिप्टेड ऐप पर शिफ्ट हो गई। सिग्नल ऐप पर जसवीर ने शाहरोज का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया। उसे भारत देश के खिलाफ बहुत बुरी तरह से भड़काया गया। इस तरह एक मीट काटने वाले आम लड़के को ISI ने अपना एक बहुत ही खतरनाक स्लीपर सेल बना लिया था। कुछ हफ्तों बाद जसवीर चौधरी का पहला आदेश आया। शाहरुख को राजस्थान के श्री गंगानगर जाना था। वहां उसे हथियारों और गोलियों की एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट एक अनजान आदमी से रिसीव करनी थी। इस काम के लिए शाहरोज के बैंक अकाउंट में 5000 रुपये की रकम भी ट्रांसफर की गई। शाहरोज बिना किसी को बताए श्री गंगानगर गया। वो हथियार रिसीव किए और फिर वापस लौटकर सही समय का इंतजार करने लगा। 2026 का जून का महीना आ गया। दिल्ली में CJP का प्रोटेस्ट अपने पूरे चरम पर था। पूरा देश उस धरने को देख रहा था। इसी बीच शाहरोज मुंबई से छुपकर अपने गांव बलरामपुर वापस आ गया। उसे ISI की तरफ से एक बहुत बड़े आतंकी हमले के लिए तैयार रहने को कहा गया था। यह हमला प्रोटेस्ट की भीड़ में या किसी और अहम जगह पर होना था, लेकिन यूपी ATS की खुफिया टीम को इस बात की भनक लग चुकी थी। उनकी सर्विलांस टीम पिछले कई दिनों से एक संदिग्ध फोन कॉल को ट्रेस कर रही थी। 16 जुलाई 2026 का वो दिन आ गया। दिल्ली में 20 जुलाई को होने वाले संसद चलो मार्च से
ठीक 4 दिन पहले शाहरोज अपने गांव के पास तुलसीपुर इलाके में मौजूद था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही सादे कपड़ों में मौजूद यूपी एटीएस के तेज तर्रार कमांडोज ने उसे चारों तरफ से घेर कर दबोच लिया। उसके पास से भारी मात्रा में संदिग्ध सामान और उसके फोन से कई विदेशी नंबर बरामद हुए। आईएसआई का एक बहुत बड़ा मोहरा जो दिल्ली के प्रोटेस्ट की आड़ में देश में खून बहाने वाला था, हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। जब शाहरोज को आईएसआई का एजेंट बनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त राजस्थान और असम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एक दूसरा और बहुत ही खौफनाक खेल भी चल रहा था। फरवरी 2026 से ही राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर जाबरा राम नाम के एक शख्स को जैसलमेर से और सुमित कुमार नाम के एक एयरफोर्स कर्मचारी को असम के डिब्रूगढ़ से गिरफ्तार किया था। ये दोनों गद्दार भारतीय सेना की बेहद अहम और खुफिया जानकारी, सेना के मूवमेंट और नक्शे पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलर्स तक पहुंचा रहे थे। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद जब सीआईडी ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर इन गद्दारों को भारत के अंदर पैसा कौन दे रहा है। पैसा सीधे पाकिस्तान से तो भारत के बैंक अकाउंट में आ नहीं सकता था, क्योंकि वो तुरंत जांच के दायरे में आ जाता। जब राजस्थान सीआईडी और इंटेलिजेंस ने पैसों के लेन देन के उन उलझे हुए तारों को खंगालना शुरू किया तो कई महीनों की मेहनत के बाद उन्हें एक ऐसे आदमी का सुराग मिला जिसे देखकर कोई उस पर शक कर ही नहीं सकता था। वो आदमी था महाराष्ट्र के संभाजी नगर का रहने वाला 41 साल का रफीक चंद शेख। रफीक संभाजी नगर के हरसोल इलाके में एक बहुत ही बड़ा पोल्ट्री फार्म चलाता था। वो आईएसआई का भारत में मौजूद एक बहुत बड़ा और अहम फंडिंग एजेंट था। वो पोल्ट्री फार्म सिर्फ एक दिखावा था, एक कवर था जिसके पीछे आतंक का एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा था। पैसा बहुत छोटे छोटे हिस्सों में भेजना, किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए। अगर तुम पकड़े गए तो हमारे पीछे का कोई भी सुराग पुलिस को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने कई बेनामी अकाउंट खोल रखे हैं। पुलिस को सिर्फ मेरा मुर्गी पालन का काम दिखेगा, आपका पैसा नहीं। मैं सब कुछ बहुत ही सफाई से संभाल लूंगा। जांच में सामने आया कि रफीक पिछले 4 सालों से सीधे आईएसआई के संपर्क में था। उसने अपने नाम पर, अपने परिवार वालों के नाम पर और कई अनजान लोगों के नाम पर दर्जनों बैंक खाते खोल रखे थे। पाकिस्तान से आने वाला पैसा कई अलग अलग लेयर्स और फर्जी कंपनियों से होकर उसके पास पहुंचता था, ताकि कोई भी जांच एजेंसी उस पैसे को आसानी से ट्रेस ना कर सके। फिर वो ये पैसा बहुत ही सफाई से उन लोगों तक पहुंचाता था जो भारत में आईएसआई के लिए जासूसी करते थे या आतंकवाद फैलाने का काम करते थे। जब भारत में सीजेपी का प्रोटेस्ट धीरे धीरे आग पकड़ रहा था, तब खुफिया एजेंसियों ने नोटिस किया कि रफीक की फाइनेंशियल एक्टिविटी अचानक बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। वो दिन रात पैसे यहां से वहां ट्रांसफर कर रहा था। आईएसआई सीजेपी प्रोटेस्ट की आड़ में देश में बहुत बड़े पैमाने पर पैसा डंप कर रही थी, ताकि दंगे भड़काए जा सकें और स्लीपर सेल्स को हमले के लिए तैयार किया जा सके। अब सीआईडी के पास पुख्ता सबूत थे। 30 जून 2026 का वो दिन आ गया। ये वो समय था जब दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट अपने पीक पर था और माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म था। उसी वक्त राजस्थान सीआईडी और इंटेलिजेंस की एक बहुत ही खास ज्वाइंट टीम ने रफीक के पोल्ट्री फार्म और उसके सेफ हाउस पर बहुत बड़ी रेड मार दी। रफीक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से डिजिटल एविडेंस, फर्जी बैंकिंग रिकॉर्ड, कई पासबुक मिले। इस तरह एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। आईएसआई अपने मोहरे बिछा रही थी और देश के गद्दारों को खरीद रही थी, लेकिन दूसरी तरफ आतंकवाद का सबसे खौफनाक और घिनौना चेहरा जैश-ए-मोहम्मद एक बहुत ही बड़ी साजिश रच रहा था। उनका प्लान कोई 1 या 2 दिन में रातों रात नहीं बना था। ये साजिश सालों से चल रही थी। साल 2023 से लेकर फरवरी 2026 तक गुजरात के एक बहुत ही सुनसान और पिछड़े इलाके में मौजूद गांव में जैश-ए-मोहम्मद का एक स्लीपर मॉड्यूल अपना काम कर रहा था। ये एक पूरी तरह से ऑपरेशनल बॉम्ब मेकिंग यूनिट थी। मोहम्मद अमीन शेरा नाम का एक बेहद खतरनाक और कट्टरपंथी आतंकी इस पूरे स्लीपर मॉड्यूल का मेन सुपरवाइजर था। उसके अंडर में करीब 15 लड़के काम कर रहे थे। इन लोगों ने जांच एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए बहुत ही शातिर तरीका निकाला। उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और लोकल मार्केट से बहुत ही कम मात्रा में पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल जैसी चीजें खरीदनी शुरू कर दी। ये वो चीजें हैं जो आम काम में भी आती हैं, लेकिन इनसे बम भी बन सकता है। अमीन शेरा और उसके आदमी अलग अलग साइज के लोहे के पाइप, अलग अलग प्रेशर लेवल, टाइमर घड़ी और डेटोनेटर का इस्तेमाल करके आईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने के खतरनाक प्रयोग कर रहे थे। इन 3 सालों की लंबी अवधि में उन्होंने गुजरात के उस सुनसान इलाके में 8 बार छोटे बम धमाकों का टेस्ट किया था। ये 8 धमाके तो सिर्फ एक शुरुआत हैं। हमें वो सही कॉम्बिनेशन खोजना है जो दिल्ली की नींव हिला दे। जब तक हमारा टाइमर सही सेट नहीं होता,
हम बिल्कुल रुकेंगे नहीं। सारा सामान तैयार है भाई, मैंने प्रेशर लेवल भी चेक कर लिया है। अगला धमाका हम असली जगह पर करेंगे, किसी को भनक भी नहीं लगेगी और हमारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। ये लोग गुजरात के पाटन में मौजूद जामिया अबुल मदरसा और नवसारी के जामिया रहमानिया मदरसा का इस्तेमाल अपनी खुफिया मीटिंग्स के लिए कर रहे थे। वहां बंद कमरों में भोले भाले और गरीब युवाओं को लाया जाता था और फिर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। इसी मॉड्यूल का एक और बहुत ही खतरनाक सदस्य था बिलाल आबिद भाई शेरा। बिलाल एक पेन ड्राइव लेकर आया था जिसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना और खूंखार आतंकी मसूद अजहर की जिहादी किताबें, उसकी भड़काऊ तकरीरें और आतंक सिखाने वाले खौफनाक वीडियो भरे हुए थे। अमीन शेरा ने वो सारा कंटेंट कागज पर प्रिंट कराया और उन युवाओं में बांटना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी ये खुफिया टेस्टिंग और ये ब्रेन वॉश का खेल हमारी एजेंसियों से ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका। 3 जुलाई 2026 का दिन, ये वो समय था जब दिल्ली में सीजेपी का प्रोटेस्ट अपने पूरे उफान पर था और मीडिया सिर्फ उसी की बात कर रहा था। तभी अचानक गुजरात एटीएस ने एक बहुत बड़ा मल्टी स्टेट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। गुजरात के बनासकांठा, पाटन, नवसारी और साथ ही मध्य प्रदेश के देवास में एक ही समय पर एक साथ कई जगहों पर बहुत बड़ी रेड मारी गई। एटीएस के जवानों ने 18 से 40 साल की उम्र के 8 खतरनाक आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। जब उनके कमरों की तलाशी ली गई तो वहां से जैश ए मोहम्मद के झंडे, मसूद अजहर का छपा हुआ लिटरेचर, बम बनाने के डायग्राम और करीब 13,000 रुपए का कैश बरामद हुआ। लेकिन जैश ए मोहम्मद का वो खूनी जाल सिर्फ उन 8 लोगों तक सीमित नहीं था। जब पुलिस ने उन 8 पकड़े गए आतंकियों को पुलिस रिमांड पर लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की, पूछताछ में आतंकियों ने कबूल किया कि 8 टेस्ट धमाकों के बाद अमीन शेरा और उसके साथियों ने एक बहुत बड़ा क्रूड टाइम बम बनाया था, लेकिन वो अपने आखिरी टेस्ट में फेल हो गया था। अब वो एक ऐसी खतरनाक चीज बना रहे थे जो पूरी तरह से एडवांस थी। एक ऐसा लाइव टाइम बम जो अगर दिल्ली के उस प्रोटेस्ट की भीड़ में फट जाता तो वहां लाशों के इतने ऊंचे अंबार लग जाते कि देश को कई सालों तक उस सदमे से बाहर आने का मौका नहीं मिलता। 15 जुलाई 2026 दिल्ली में 20 जुलाई के उस बड़े संसद चलो मार्च से सिर्फ 5 दिन पहले का समय। एटीएस को अपनी खुफिया जानकारी से पता चला कि जैश के उस स्लीपर सेल के कुछ और बचे हुए लोग एक बहुत ही एडवांस लाइव टाइम बम असेंबल करने में लगे हुए हैं। अगर वो बम बनकर तैयार हो जाता और वहां से निकल जाता तो उसे ट्रेस करना नामुमकिन हो जाता। लेकिन एटीएस के स्पेशल कमांडोज ने उनके उस खुफिया ठिकाने का दरवाजा एक जोरदार धक्के से तोड़ दिया। कमांडोज अंदर घुसे और आतंकियों को दबोचकर जमीन पर गिरा दिया। वहां टेबल पर वो खतरनाक लाइफ टाइम बम रखा हुआ था। बम स्क्वाड को तुरंत बुलाया गया और उस बम को हमेशा के लिए डिफ्यूज कर दिया गया। इस दूसरी बड़ी रेड में 5 और खतरनाक आतंकी पकड़े गए। जब उनके फोन और लैपटॉप चेक किए गए तो उनमें से 250 से ज्यादा रेडिकल डिजिटल फाइल्स मिली। बम बनाने के सारे मैनुअल बरामद हुए। कुल मिलाकर जैश ए मोहम्मद के 18 खूंखार स्लीपर सेल पकड़े जा चुके थे। सीजेपी प्रोटेस्ट की आड़ में जो एक बहुत ही भयंकर तबाही भारत में होने वाली थी, उसे ऐन वक्त पर रोक लिया गया और एक बहुत बड़ा नरसंहार टल गया। वही दोस्तों, अगर आप भी मेरे जैसे 2D एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हो, वो भी AI की मदद से, तो मैंने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। अभी इस कोर्स पर 50% का लिमिटेड ऑफर चल रहा है, तो देर मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही ज्वाइन करें। दिल्ली में 20 जुलाई का संसद चलो मार्च हो चुका था। पुलिस और आक्रोशित छात्रों के बीच हुए लाठीचार्ज की तस्वीरें पूरे देश के न्यूज चैनल्स और टीवी स्क्रीन पर बार बार चल रही थी। पूरे देश का राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। ठीक इसी तनाव और बवाल का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के एक और खूंखार आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने कश्मीर में एक साजिश रची। TRF असल में लश्कर ए तैयबा का ही एक नया संगठन है। 22 जुलाई 2026 दोपहर के करीब 12:30 बज रहे थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में लाल चौक का इलाका आम दिनों की तरह ही बहुत व्यस्त था। वहीं पास में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात थी। 35 साल के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी अपनी ड्यूटी पर चौकन्ने होकर खड़े थे। तभी एक अनजान आदमी, जो देखने में बिल्कुल किसी आम नागरिक और स्थानीय इंसान जैसा लग रहा था, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पुलिस पार्टी की तरफ बढ़ा। अचानक जब वो पुलिस वालों के बिल्कुल करीब आ गया, उसने अपने लंबे कपड़ों के अंदर छुपी हुई एक असॉल्ट राइफल बाहर निकाली और पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमारी सुरक्षा पार्टी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की तेज तड़तड़ाहट से पूरा लाल चौक बुरी तरह दहल गया। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। उस आतंकी ने अपनी राइफल से कई राउंड फायर किए और फिर वहां मची भीड़ और भगदड़ का फायदा उठाकर वो वहां से बहुत तेजी से फरार हो गया। 35 साल के बहादुर हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को कई गोलियां लगी थी और वो शहीद हो गए। इस कायराना हमले के तुरंत बाद TRF ने सोशल मीडिया पर बहुत ही घमंड के साथ इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर हमला उनके ही फाइटर्स ने किया है। उनका मकसद था, जब पूरा देश दिल्ली के सीजेपी प्रोटेस्ट को देख रहा है, तब कश्मीर में दहशत फैलाकर भारत सरकार को कमजोर दिखाना और लोगों के दिलों में खौफ भरना। सुरक्षा बलों ने हमले के तुरंत बाद पूरे लाल चौक इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और लश्कर से जुड़े कई आतंकियों के ठिकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। 24 जुलाई 2026 को भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पूरे देश के लिए एक बहुत ही गंभीर और अर्जेंट थ्रेट अलर्ट जारी किया। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ बहुत ही अजीब और भड़काऊ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे थे। इन वीडियोस में भारतीय सेना की असली जैसी दिखने वाली वर्दी पहने कुछ सैनिक कैमरे के सामने नजर आ रहे थे। वो सैनिक बहुत ही गुस्से में कैमरे के सामने बैठकर सीजेपी प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन कर रहे थे। वो भारत सरकार को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे और देश में हिंसा भड़काने की बातें कर रहे थे। एक नजर में कोई भी आम इंसान इन वीडियो को देखकर धोखा खा सकता था कि भारतीय सेना के जवान अब अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और वो भी छात्रों के साथ खड़े हैं। लेकिन जब हमारी साइबर एजेंसियों ने इन वीडियोस की गहराई से जांच की तो पता चला कि ये पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाए गए डीप फेक वीडियो थे। आईएसआई चाहती थी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हजारों प्रदर्शनकारियों को ये लगे कि देश की सेना भी उनके साथ बगावत में शामिल है, ताकि देश में सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो जाएं। और सिर्फ आईएसआई ही नहीं, इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए खालिस्तानी आतंकी भी मैदान में आ गए थे। 22 जुलाई 2026 को ही अमेरिका में बैठे सिख फॉर जस्टिस के चीफ और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपना एक नया वीडियो इंटरनेट पर जारी किया। उसने सीधे तौर पर सीजेपी प्रोटेस्ट में घुसपैठ करने और उसे हाईजैक करने का ऐलान कर दिया था। दिल्ली का गिरना अब पूरी तरह से तय है। मैं सीजेपी के लीडर्स को $1 मिलियन दूंगा। बस 15 अगस्त तक सरकार से कोई बात मत करना। हमें अपना ये आंदोलन हर हाल में जारी रखना है। हम बहुत जल्द पंजाब को अलग करेंगे। यही हमारा असली मकसद है और ये प्रोटेस्ट हमारा सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार बनेगा। एजेंसियों के सामने अब एक बिल्कुल नई और खतरनाक चुनौती थी, इस विदेशी टेरर फंडिंग और इस नफरत के एजेंडे को किसी भी हाल में उन मासूम छात्रों तक पहुंचने से रोकना, ताकि देश का युवा इस गंदी साजिश का शिकार ना हो। जून और जुलाई का वो महीना भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट अपने हक और अपने इंसाफ के लिए लड़ा जा रहा था। देश का युवा अपने भविष्य के लिए सिस्टम से लड़ रहा था, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था। हर टेलीविजन चैनल पर सिर्फ लाठीचार्ज, भूख हड़ताल और विरोध के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। हर कोई लोकतंत्र में अपने हक की लड़ाई लड़ने में व्यस्त था। लेकिन इस शोर शराबे और राजनीतिक बवाल के पीछे एक बहुत ही खामोश और खतरनाक जंग लड़ी जा रही थी। अगर वो 6 केसेस वक्त रहते पकड़े नहीं जाते तो सोचिए इस देश का अंजाम क्या होता। शहरोज अहमद अपने आईएसआई आकाओं के इशारे पर मुंबई या दिल्ली में कोई बहुत बड़ा खून खराबा कर देता। रफीक चंद शेख का पोल्ट्री फार्म पूरे देश में आतंक की आग फैलाने के लिए बेहिसाब फंडिंग करता रहता। जैश-ए-मोहम्मद का वो खौफनाक लाइफ टाइम बम गुजरात या दिल्ली की किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर फट जाता और सैकड़ों मासूम लोग मारे जाते। टीआरएफ के आतंकी कश्मीर में और भी ज्यादा कहर बरपाते। डीप फेक वीडियोस सेना के खिलाफ बगावत का एक बहुत ही झूठा नैरेटिव सेट कर देते और गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकी स्टूडेंट्स के उस आंदोलन को खरीदकर देश के टुकड़े करने का अपना सपना पूरा कर लेते। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां यूपी एटीएस, राजस्थान सीआईडी, गुजरात एटीएस, एनआईए और सीमा पर खड़े हमारी सेना के जवान वो ढाल हैं जो बिना किसी शोर के इस देश को हमेशा बचाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।